द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर, उसका पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि इससे पहले वाला जो पार्ट है हमारा कि क्या क्या होता है सेल में, सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, सेल वॉल और एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। तो जैसे कि प्लांट सेल है, सपोज करिए, उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी सी लेयर होगी जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल जो ये सेल वॉल होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। और प्लांट सेल जो है, हम लोगों को ये बात याद रखनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल किस चीज़ का बना होता है? मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो क्या है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स, काफ़ी मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्सटेंस है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग एलिमेंट क्या है प्लांट सेल का या फिर प्लांट्स का? तो वो है सेल्यूलोज। ठीक है, तो लिविंग प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होता है वो वाटर को लूज करता है या फिर गेन करता है। तो जो लिविंग सेल है वो लूज करते हैं वाटर को प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से। और इससे क्या होता है? श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जब वो वाटर लूज करते हैं, आप देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करिए आपने गुब्बारे में पानी भरा तो वो मोटा सा फूला रहता है, और अगर आपने उससे पानी निकाल दिया उस गुब्बारे में से तो वो क्या सिकुड़ जाता है ना, वो श्रिंक हो जाता है। इसी तरीके से जब प्लांट सेल में पानी भरा होता है तो वो मोटा होता है, और पानी निकल जाता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट होना, श्रिंक होना, ये इसका मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो होता है कि वो सिकुड़ गया, प्लांट का सेल जो है उसमें से पानी बाहर निकल गया, वो सिकुड़ गया और प्लांट की जो सेल वॉल थी ना वो उससे दूर चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, कि मतलब प्लांट का सेल सिकुड़ा, उसमें से पानी निकला, वो सिकुड़ गया और वो प्लांट सेल से दूर चला गया। इस जो प्लांट की सेल वॉल थी ना, सेल प्लांट की सेल वॉल से दूर चला गया, इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी इसी चीज़ को शो कर रही है। अब हमें आगे बताते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, वही वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अगर वो प्लांट के सेल डेड है ना तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे एक्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ मर गई है उस पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी, जैसे प्लांट्स की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? डेड सेल पे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, ना ही वो श्रिंक होते हैं, ना ही वो मोटे होते हैं। तो जैसे कि पेड़ों की जो छाल है वो गिर जाती है, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, तो वो डेड सेल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस का असर नहीं पड़ता है डेड सेल्स पर। तो सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, तो सेल वॉल्स जो होती है ना, प्लांट के आसपास बहुत सारा पानी होता है और वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। तो सेल वॉल ही होती है प्लांट में जो उसको फटने से रोकती है। मतलब अपने अंदर बहुत सारा पानी भरे जा रहा है मगर वो फट नहीं रहा है। किसकी हेल्प से? क्योंकि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो उसको बर्स्ट होने से, उसको फटने से रोकती है। इस तरीके के मीडिया में द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी होता है आसपास, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर पानी आता जाता है, सेल मोटा हो जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है सेल वॉल पर। मतलब देखिए, ये प्लांट का सेल है, इसमें बहुत ज़्यादा हर तरफ से पानी आ रहा है तो ये मोटा हो रहा है। अब ये फूलेगा तो इसके बाहर की जो सेल वॉल होगी उस पर असर पड़ेगा ना, है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। प्लांट की जो अपनी सेल वॉल होती है सेल की, उस पर वो अटैक करने लगता है। इसकी वजह से सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट होता है और वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। और जो वॉल होती है ना, जो सेल है, वो वॉल पे प्रेशर
एक्सर्ट कर रहा है, और जो वॉल है ना वो भी सेल पे पूरा ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जिस तरीके से जो सेल वॉल पे जो सेल है अंदर का, ठीक है, वो अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ऐसे ही वॉल सेल पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बिकॉज देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चांसेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल पाते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है और ह्यूमंस में नहीं होती है। तो इसमें हमें ये बताया गया है, इसका जो पूरा का पूरा जिस्ट है ना इस पैरा का, वो यही है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। कितने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अगर सेल के आसपास बहुत ही ज़्यादा वाटर अमाउंट, बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर अंदर लेगा, मगर सेल वॉल्स जो होती है ना वो उसको फटने से बचा लेती है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि मतलब जैसे कि जो प्याज होती है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, फिर हमने जब उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन रखा था पील पर, तो फिर हमने देखा था मतलब उस पर अलग अलग से कलर के स्पॉट्स पड़ने लगे थे। तो आयोडीन सॉल्यूशन से पील का मतलब होता है पूरी पत्ती, कह सकते हैं, एक लेयर को हम पील कहते हैं। तो आयोडीन के सॉल्यूशन से अलग अलग स्पॉट्स उस पर पड़ने लगे थे, तो वो हमने पहले देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना सेल की, वो उस हिसाब से अलग अलग कलर्ड हो जाता है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो सी सेफ्रिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्यू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। स्टेन द सेल का मतलब होता है, अब देखिए पूरा का पूरा जो सेल है उसकी केमिकल कंपोजिशन ना अलग अलग होती है। तो जब हम लोग उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं या फिर सेफ्रॉन सॉल्यूशन डालते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो उस पर अलग अलग तरीके के स्टेन्स पड़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इससे आगे ये समझ पाते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना वो डबल्ड लेयर कवरिंग में होता है। न्यूक्लियस के पास कैसी कवरिंग होती है? डबल्ड लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ना एक और इसके लेयर बनी होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छेद होते हैं, जिससे मटीरियल अंदर और बाहर जा सकता है। उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं विच अलाउड द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो देखिए ये सेल है, सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ 6 टाइप के होते हैं, जो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस को पहुंचा देता है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी वो सब्सटेंस पहुंचा देता है। ये इसमें लिखा हुआ है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ना रॉड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखिए क्या मतलब है इसका। अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए वो है ये, हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं। डीएनए न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले क्या होता है? सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। एक तो क्रोमोसोम में 2 चीजें होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन होता है। और डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं जीन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियस होता है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेल में। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम्स के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए के अंदर और क्या होते हैं? जीन्स। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए
क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पेरेंट्स की आदतें हैं, जो पेरेंट्स की खूबियां हैं, मतलब जो भी हम लोग कहते हैं ना पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं बहुत सारी आदतें, तो वो कैसे आती है, वो इन जीन्स की वजह से आती हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन डीएनए की फॉर्म में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जाती है। क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है ना। डीएनए मॉलिक्यूल्स में नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल को बनाने के काम आती है। मतलब डीएनए पहुंच गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अब डीएनए में सारी की सारी, डीएनए इंजीनियर है, डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से और आगे सेल्स बनाने हैं, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट, जो काम करने वाली यूनिट होती है ना डीएनए की, वो होती है जीन्स। डीएनए के पास क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ऐसे काम करना है, और काम करता कौन है, काम करते हैं जीन्स, ठीक है। एक सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। जो सेल खुद को बांट नहीं रहा होता है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो जो बांट नहीं रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो जब तक डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल के प्रेजेंट में फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, और जैसे ही सेल को डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा इजी करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। पहले समझाती हूँ पूरा डीएनए, फिर दोबारा से बताएंगे, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है जब तक डिवाइड नहीं होना होता। जब डिवाइड होना है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान की रिप्रोडक्शन में, सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू न्यू सेल्स। सेलुलर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि एक सेल जो है वो बाकी अलग अलग सेल्स में किस तरीके से डिवाइड होता जाता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है। और द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये सारा का सारा डीएनए ही बताता है कि सेल किस तरीके से डिवाइड होगा, किस तरीके से वो आगे एक्टिविटी करेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक बैक्टीरिया है, हमने क्या देखा था कि हर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मगर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं होती। उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो ही बड़ा ही हॉच-पॉच सा होता है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती ना, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसके पास, जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हु सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स पुराने जीव, जो पुराने मतलब अब जो ह्यूमन है वो यूकारियोट है, बहुत सारे सेल्स हैं और उसके पास न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिस न्यूक्लियस के पास, जिस तरीके के ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम लोग प्रोकारियोट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकारियोट्स हो गए, जिनके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम यूकारियोट्स बोलते हैं। प्रोकारियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल होंगे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉच-पॉच में होंगे। तो यूकारियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से फैले हुए होते हैं। many of the functions of such organelles are also performed very poorly, मतलब अच्छे से साइटोप्लाज्म में वो ऑर्गेनेलीज काम नहीं करते हैं। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड इन द यूकारियोटिक सेल। तो देखिए इसका ये मतलब बनता है
कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो काफ़ी मतलब उसमें हौश पौश में होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और जो प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो पुराने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनके मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो जिस तरीके से यूकारियोट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है ना, प्रोकारियोट्स में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होती, यही इसमें हमें बताया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, रॉड की शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोजोम जो है वो एक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो पेरेंट्स से आगे वाली जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो क्रोमोजोम्स के भी दो पार्ट होते हैं, क्रोमोजोम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए जो है उसका भी फर्दर पार्ट होता है जीन्स। तो जीन्स जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी होते हैं। क्रोमोजोम्स डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि आगे का जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। और डीएनए फर्दर किस में डिवाइड होता है, जीन्स में। जीन्स जो हैं वो सारा का सारा सेल्स को बनाने का काम करते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के काम करने वाले सेगमेंट होते हैं ना उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। डीएनए जो है इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए जो है वो किस में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब क्रोमोजोम का जो मटेरियल होता है ना पूरा का पूरा, डीएनए हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया, जीन्स हो गए, सारे क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल का जब तक यूज नहीं होता तो वो थ्रेड जैसा होता है, और जैसे ही उसका यूज होने लगता है तो वो क्रोमोजोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसके साइटोप्लाज्म में ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही उसमें पड़े हुए होते हैं और उसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। जो है जिसके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको हम लोग प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में पूरा का पूरा। इस वीडियो में सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आगे के वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएं। तो लाइफ का आगे का पार्ट, इससे पहले हम लोग काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, अब देखते हैं हम इसमें साइटोप्लाज्म। तो जब हम लोग देखते हैं जो ऑनियन पील के माउंट्स थे या फिर ह्यूमन चीक सेल को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोगों को अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, ठीक है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आती है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ, इसके अंदर फ्लूइड जैसा कंटेंट कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं और हर कोई अपना अपना अलग अलग काम कर रहा होता है। सेल ऑर्गेनेलीज जो है, हर सेल ऑर्गेनेली अपनी अपनी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है। प्रोकारियोट्स में ये जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये डिफाइंड नहीं होता और सब इधर उधर पड़े होते हैं ऐसे ही। यूकारियोट्स जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन डिफाइंड होती है, मतलब जैसे कि प्रोकारियोट था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है उनकी भी मेम्ब्रेन नहीं है। मगर जो यूकारियोट होते हैं ना, यूकारियोट की स्पेशलिटी क्या है, दे हैव मेम्ब्रेन्स। यूकारियोट में मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन क्लोज एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो भी होते हैं उनकी भी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। सिग्निफिकेंट मेंबर जो है उसका एग्जांपल क्या है, वायरस। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। आजकल क्या फैला हुआ है, कोविड-19।
ठीक है, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है, वायरस में अपने आप में कोई भी एबिलिटी नहीं होती है कि वो लाइफ को सस्टेन कर सके। जैसे कि अगर वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है या दीवार पे या कहीं पर भी पड़ा हुआ है तो उसमें अपने आप में कोई लाइफ नहीं है, बट जब वो एक ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, एक एनिमल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करने लगेगा और उस बॉडी को खाना शुरू कर देगा, एक तरीके से खराब करना शुरू कर देता है वायरस। तो अपने आप में कोई वो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है जब तक वो लिविंग बॉडी में नहीं आता और मल्टीप्लाई होना शुरू नहीं करता। तो जो वायरसेस होते हैं उसमें भी क्या होता है, दे लैक मेम्ब्रेन्स, उसमें वायरसेस में मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। अब आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनली। ये हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो सारा का सारा उसमें कवर करेंगे, या फिर अगर आपको आ गया है ना, अभी अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो देखिए साइज जो होता है प्रोकारियोट का वो ये होता है, और न्यूक्लियर रीजन क्या होता है प्रोकारियोट में, जो न्यूक्लियर रीजन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था ना बैक्टीरिया में, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, डबल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब आगे वीडियोस बनाएंगे ना क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें देखेंगे सब। अब सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं। हर सेल मेम्ब्रेन जो है, एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक मेम्ब्रेन होती है और वो बाकी बाहर के एरिया से उसको बचा करके रखती है। तो देखिए इसमें सिंपल सी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है, इसमें हमें यही बताया गया है। मेन चीज़ है वो ये कि काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, जिसके एग्जांपल हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। तो टू कीप दीज एक्सरसाइज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनलीज विद इन देमसेल्व्स। तो ये क्या होता है ना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल अपना एक अलग अलग फंक्शन कर रहा होता है, सब में कुछ ना कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ हर समय चलती ही रहती हैं। और जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हर ऑर्गेनली हम लोग को दिख जाता है कि वो क्या काम कर रहा है। जो यूकारियोट हैं उनमें हमारे सेल वॉल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है। प्रोकारियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बस यही है, हम लोग क्या क्या गोल्गी अपैरेटस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे, यही चीज़ इसमें आगे इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो किस तरीके की दिखती है, ट्यूब जैसी, शीट जैसी वो दिखती है, लंबी लंबी ट्यूब जैसी दिखाई पड़ती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना जैसी दिखने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वैसी ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की होती हैं, किस किस टाइप की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कैसी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो काफ़ी रफ सी दिखती हैं और वो राइजोसोम्स से अटैच होती हैं। लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज इज हैड पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना रफ वाली, वो राइबोसोम से ना अटैच होती हैं, तो काफ़ी रफ सी लगती है देखने में, इसलिए रफ लगती है उनका नाम। ठीक है, द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं ना आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, राइबोसोम्स करते हैं। और राइबोसोम्स किससे अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होते हैं। और मैन्युफैक्चर जो होता है ना प्रोटीन, सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER। तो राइबोसोम्स ने क्या किया, प्रोटीन बनाया। ठीक है, प्रोटीन बनाया, और पूरी बॉडी में प्रोटीन कौन पहुंचाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाएगा ज़रूरत के हिसाब से पूरी बॉडी में प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करती है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट मॉलिक्यूल जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है। और कुछ जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम आते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, तो ये हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं ना उनकी तरह भी एक्ट करते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 10th में। Although endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system. नेटवर्क जैसा, तो देखिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरीके से नेटवर्क जैसा बना रहे हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही होता है। और इनसे क्या जुड़े हुए होते हैं? हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे क्या होते हैं? राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा? दो इंपॉर्टेंट चीजें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमेशा ट्यूब के नेटवर्क जैसी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के फॉर्म की होती है, ट्यूब जैसा बनाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है? दो। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है वो माइक्रोस्कोप में रफ जैसी दिखती है और इससे क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो और राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम्स का। और प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन बना लिया राइबोसोम ने, और पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी बॉडी में प्रोटीन को पहुंचाता है। फिर आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट या फिर लिपिड बनाते हैं। ठीक है, और फैट, लिपिड हो गए और जो प्रोटीन हो गए। लिपिड और प्रोटीन जो है इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, जो मेम्ब्रेन बनाने का काम आती हैं लिपिड और जो है फैट, लिपिड और हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये कैसे नेटवर्क जैसा बना रखा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो इनका एक और काम होता है मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। मटीरियल के ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती हैं ये, स्पेशली जो प्रोटीन होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करती हैं अलग अलग रीजन में साइटोप्लाज्म की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अलग अलग साइटोप्लाज्म की हेल्प से हर जगह ये प्रोटीन को पहुंचाने का काम करते हैं। ER ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो मतलब यही है इसमें कि नेटवर्क का काम करती हैं और सरफेस प्रोवाइड करती हैं कि जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो जाएं। जो लिवर सेल होते हैं ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के, जिनको वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें हड्डी होती है, बैकबोन होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो लीवर में ना, स्मूथ लिवर जिनमें मेनली जैसे कि हम लोग हैं, हमारे बॉडी में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका काम होता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। हमारी बॉडी से पॉइजन को निकालने का भी काम ये करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे आता है, ये देखिए ये वाला जो है ये आता है प्लांट सेल, इससे पहले हमने एनिमल सेल देखा था। अब आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो है ये कैमिलियो गोल्गी थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने कहा था ये बना होता है अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स मतलब कटे जैसे होते हैं बड़े बड़े से, और इसके मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे स्टैक्स की फॉर्म में ऊपर नीचे जो है गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये है ना गोल्गी अपरेटस, किस तरीके से स्टैक की फॉर्म में ऊपर नीचे प्रेजेंट है। और पैरेलल भी होते हैं इस तरीके से, है ना, तो एक दूसरे के पैरेलल ये प्रेजेंट होते हैं स्टैक की फॉर्म में। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं हैव कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती हैं एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और मतलब वही सेलुलर मेम्ब्रेन ER से भी जुड़ी होती हैं, तो पूरा का पूरा सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने के हेल्प में भी ये आती हैं। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी अपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्गी अपरेटस का मेन काम क्या हुआ? जो मटीरियल ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, क्या क्या बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन बनाता है।
फैट बनाता है। इस सबको हर जगह पहुंचाना मतलब इस सबको पैक करना। प्रोटीन बना दिया भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, फैट भी बना दिए, अब पैकिंग करने का काम गोल्गी अपरेटस करता है। ओहो, एक सेकेंड। हाँ, तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया और फैट बना दिया और पैकिंग करके हर जगह भेजने का काम पूरी बॉडी में बाकी सेल्स में किसका होता है? गोल्गी अपरेटस का होता है। तो इसका फंक्शन होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना प्रोडक्ट्स को इन वेसिकल्स। तो पैकिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन काम होता है गोल्गी अपरेटस का। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपरेटस। तो कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं ये सिंपल शुगर से, ठीक है। एक तो पैकिंग का काम होता है इनका, पैकिंग का, और फिर एक जगह से वेरियस टारगेट्स तक पहुंचाने का, मॉडिफाई करने का, पैक करने का प्रोडक्ट्स को, ये काम होता है। और सिंपल शुगर से कई बार ये कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं। गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स भी बनाने का गोल्गी अपरेटस काम करते हैं। लाइजोसोम्स भी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। तो कभी कभी ये लाइजोसोम्स भी बना देते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। और ये पैकिंग वगैरह का काम तो करते ही हैं। जो प्रोटीन वगैरह बनता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी पैकिंग और पहुंचाने का काम भी गोल्गी अपरेटस ही करता है। लाइजोसोम्स स्ट्रक्चरली जो लाइजोसोम्स होते हैं आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइजोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हमें पता है ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ही हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है, ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम है ये। इसमें क्या भरा है? डाइजेस्टिव एंजाइम। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रोटीन भी बना रहा है, फैट भी बना रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइसोसोम्स भी बना रहा है। तो रफ एंड ये वाले जो एंजाइम्स हैं आर मेड बाय RER। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है? जो वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है ना सेल में, उसको बाहर फेंक देना। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं लाइसोसोम्स, और ये क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं। एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, और जो सेल ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। फॉरेन मटेरियल अगर कोई बाहर का, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई खराब चीज़ आ जाती है, तो उसको भी खत्म करने का काम लाइसोसोम ही करता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आता है, उसको सिंपलर में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये कैसे कर पाते हैं इतनी सारी चीज़ें? ये जो वेस्ट है उसको पूरा का पूरा बाहर फेंक देना, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, खराब चीज़ें होती हैं, उनको बाहर ये फेंक देते हैं। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल, मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि सेल खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइसोसोम्स आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स। क्योंकि मान लीजिए कोई सेल है, सेल में कुछ गड़बड़ी आ गई, वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया है, और तो ये क्या करता है? लाइसोसोम उस सेल को बर्स्ट कर देता है, उस सेल को ख़त्म कर देता है, ताकि वो और फर्दर हार्म ना पहुंचा पाए। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग्स का प्रोसेस। मतलब लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सुसाइडल बैग्स की तरह एक्ट करते हैं, और ये अगर कोई सेल में गड़बड़ी आ गई है तो उसको बर्स्ट कर देते हैं। और ये जो एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बनाता कौन है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था कि सुसाइडल बैग्स की तरह ये एक्ट करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये सारा काम करते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जो भी पावर आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस,
बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब मटेरियल अंदर बाहर जा सकते हैं, वाइल जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना इज डीपली फोल्डेड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होती है, उससे सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकते हैं। बट जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी डीपली फोल्डिंग होती है उसमें। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब अंदर वाली जो होती है फोल्डिंग से उनका क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और केमिकल रिएक्शंस आराम से हो पाती हैं। अब एनर्जी जो जिसकी ज़रूरत होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी किससे आती है, एटीपी से आती है। बॉडी यूजेस एनर्जी stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। और हमारी जो बॉडी होती है ना वो क्या करती है, जो ATP में एनर्जी स्टोर होती है उसका ही इस्तेमाल करती है सारा का सारा काम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दे हैव देयर ओन DNA। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसका अपना खुद का DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA और इनका खुद का राइबोसोम्स भी होता है, तो इनका खुद का DNA भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए ये अपना खुद का भी थोड़ा बहुत प्रोटीन बना पाते हैं क्योंकि इनके पास खुद का DNA भी होता है। DNA तो प्रोटीन बनाने के काम आता है और इनके पास राइबोसोम भी होता है, इसलिए ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के काम में भी आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली चीज़ ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरा इसकी दो कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग पोरस होती है, अंदर वाली कवरिंग फोल्डिंग होती है उसमें, और उस फोल्डिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटी हो पाती हैं और एटीपी भी बन पाता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है और सारी जो सेल की एनर्जी होती है वो यहीं पर स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और राइबोसोम भी होता है जिससे ये प्रोटीन बना पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, P and P, प्लास्टिड एंड प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, 2 तरीके की प्लास्टिक होती हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिक होती हैं और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं। तो प्लास्टिड्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक होता है कलर्ड जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड वाली होती है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें वाइट कलर होता है या फिर कलरलेस आप उसे बोल सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसी की हेल्प से तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसी में क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। बट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसमें और भी चीज़ें होती हैं जिनको येलो और ऑरेंज पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनेलीज हैं इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट में जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होता है, ऑयल हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है। द लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में काफ़ी सारी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना DNA होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के पास खुद का DNA, खुद का राइबोसोम्स होता है। तो इसमें हम लोगों ने प्लास्टिड्स में क्या देखा, प्लास्टिड 2 टाइप की हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और बाकी येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन होते हैं। काफ़ी सारी लेयरिंग में ये होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब आगे आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज होती है इसमें, किसकी? सॉलिड्स की भी होती है और लिक्विड्स की भी होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल्स में तो काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, बट प्लांट्स में काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। तो central vacuole जो होता है ना, कुछ प्लांट में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सेल की वॉल्यूम वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो मतलब इसमें सेल सैप होता है जिसकी वजह से प्लांट में काफ़ी वो कड़े कड़े होते हैं ना, हिल नहीं पाते, वो इसी की वजह से होता है। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। काफ़ी जो प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। और जैसे कि क्या क्या वैक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड, शुगर और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वैक्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड, शुगर और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो फूड वैक्यूल में फूड के आइटम्स होते हैं, है ना, खाने का एक तरह से किचन होती है फूड वैक्यूल जो है अमीबा की। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जिसमें वैक्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेस वाटर और वेस्ट को बाहर निकालने का। तो वैक्यूल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी बड़े होते हैं एनिमल सेल्स में और छोटे होते हैं प्लांट्स में, बड़े होते हैं एनिमल्स में, और कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं। और ये इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। और अमीबा में जो है वो फूड वैक्यूल खाने प्रोवाइड करने का काम करता है, और बाकी कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये वेस्ट बाहर निकालने का भी काम करता है। अब इसमें है ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनलीज इन स्पेसिफिक वेज। तो सारे के सारे सेल्स जो हैं अपनी सेल वॉल की वजह से या फिर जो ऑर्गेनलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, इनकी वजह से काम कर पाते हैं। और ये सेल की हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में, सफाई करने में और प्रोटीन बनाने में, बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल कितने सारे काम करता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को पहुंचाना, फैट्स बनाना, है ना, इतने सारे काम ये कर रहा है, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? नए सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। तो नए सेल डिवीजन में क्या है? देखिए, नए सेल्स जो हैं बनते रहते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, ठीक है। एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो नए सेल्स में गैमीट्स भी बनते हैं जिससे आगे ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो पाए। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो दो टाइप का ये सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो सेल डिवीजन का प्रोसेस जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर सेल जिसको हम लोग देखिए माइटोसिस, हर सेल जो है मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब देखिए 4 सेल थे ना, है ना, तो हर एक सेल वो 2 डॉटर सेल में चेंज हुआ है। ये वाला सेल देखिए 2 में चेंज हुआ है, ये वाला सेल 2 में, मतलब हर एक सेल 2 में चेंज हो जाता है बिल्कुल, जो कि सेम टू सेम आइडेंटिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, और जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड
रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, और ये जो ग्रोथ आगे बढ़ने में और रिपेयर करने के काम आता है। तो माइटोसिस में सेम एक इंडिविजुअल दो में डिवाइड हो जाता है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और सेम टू सेम ये दोनों होते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइडेड टू फॉर्म गैमीट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें यही है कि काफ़ी सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी वो दो में डिवाइड हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और अपनी नई ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, कुछ अलग प्रोसेस से भी होते हैं मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of mother cells. ठीक है, अब देखिए मियोसिस में क्या होता है, 4 थे ना, तो हर एक इंडिविजुअल 4 में डिवाइड होता है। ठीक है, और पहले क्या था, माइटोसिस में 2 में डिवाइड हो रहा था और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर में थे वो इस चाइल्ड में भी थे, मगर इस मदर में 4 भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं। जो मियोसिस होता है ना, इसका ये प्रोसेस होता है। तो क्या कैन यू थिंक एज वाई क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल। तो हाफ हो गए क्योंकि पहले क्या हो रहा था, 2 में डिवाइड हो रहे थे, बट अब क्या हो गया है, अब 4 में डिवाइड हो रहे हैं। तो इक्वली वो आधे आधे बढ़ करके डिवाइड हो जा रहे हैं मियोसिस में। माइटोसिस में एक जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट मियोसिस में 4 में डिवाइड हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो नंबर सेम नहीं होते। न्यू सेल्स हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द मदर सेल। जो मदर सेल में अगर 4 थे ना, तो जो इनमें बनेंगे ना 4, ये इनमें सब में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों का अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। हम पूरी बुक कवर करेंगे, 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसके करेंगे और जल्दी ही, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना हो पाए हम सारे के सारे कवर कर लेंगे चैप्टर्स। थैंक यू।